27 जनवरी 2021 की सुबह सेबेस्टियन नाम का एक कैनेडियन सिटीजन अचानक से अपनी खिड़की के बाहर एक आवाज होते हुए देखता है। बाहर झांकते हुए नजर आता है कि एक हेवीली आर्म कैनेडियन पुलिस की यूनिट उसके घर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि जब पुलिस उसके घर पर या फिर उसके पास आई हो। ये कहानी एक ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है जो स्टार हैकर बन गया था। तो कैसे पुलिस ने किया इसे एक्सपोज, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए जी, इस कहानी पर जाने से पहले हम एक बार आपको हैकिंग के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर रैनसमवेयर होता क्या है। देखिए, सेबेस्टियन जैसे हैकर्स किसी बड़ी कंपनी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में घुसकर उनके डेटा का एक्सेस ले लेते हैं और फिर उसे एन्क्रिप्ट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि अब एक स्पेसिफिक की या पासवर्ड से ही उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ज्यादातर केसेस में जब कंपनी को पता चलता है कि वो एक रैनसमवेयर अटैक का पार्ट बन चुके हैं, तो उन्हें अपने सिस्टम पर कोई ना कोई ऐसी फाइल जरूर मिलती है जिसमें बाकी इंफॉर्मेशन के साथ एक लिंक दिया गया होता है। ये लिंक डार्क वेब पर किसी चैटिंग पोर्टल का होता है जिसे खास इसी पर्पस के लिए सेटअप किया गया था। और फिर यहाँ पर हैकर्स और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये नेगोशिएट करते हैं कि उन्हें अपना डेटा वापस पाने के लिए कितना पैसा देना होगा, जो जनरली बिटकॉइन या दूसरी अनट्रेसेबल करेंसी के रूप में किया जाता है। पैसा ना पे करने पर ज्यादातर हैकर्स ये इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर पब्लिक रिलीज कर देते हैं, जिससे कि बाकी हैकर्स इसमें मौजूद क्रेडिट कार्ड नंबर्स या फिर पर्सनल आईडीज को यूज करके दूसरे क्राइम्स कर सके। अब ये तो एक स्टैंडर्ड रैनसमवेयर अटैक है, लेकिन सेबेस्टियन की कहानी में अगर हम जाएं तो इसमें कई और ट्विस्ट है। सबसे पहले तो सेबेस्टियन बाकी हैकर्स की तरह नहीं था। इसके पास एक अच्छी कॉलेज डिग्री थी और वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट के लिए काम भी कर रहा था। 2015 में 27 साल की उम्र में पहली बार पुलिस उसके घर पहुंचती है और अभी तक उसने हैकिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा था, बल्कि उसे के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा था। उस समय पुलिस को एक बात और पता चली थी कि 2012 से ही सेबेस्टियन का कारोबार कर रहा था। वो कोई आम डीलर तो नहीं था, बल्कि का होलसेलर था जो दूसरे छोटे सेलर्स को सप्लाईज प्रोवाइड किया करता था। जब पुलिस ने उसके घर को रेड किया तो उन्हें एक लॉक्ड रूम में बहुत बड़ी तादाद में साथ साथ एक मनी काउंटिंग मशीन भी मिली थी। उस समय भी सेबेस्टियन को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतना बड़ा डीलर है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आईटी जॉब जो कर रहा था और उसके पास बहुत सी नॉर्मल सी कार और घर थे। कैनेडियन कोर्ट ने उसे इस क्राइम के लिए 3.5 साल की सजा सुना दी, जिसमें से उसे आधी ही कंप्लीट करनी पड़ी और जेल से छूटने के बाद वो गैटिनो नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गया। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी उसे जल्द ही एक नई सरकारी नौकरी भी मिल गई, जिसमें वो पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। इसके बाद भी उसने का बिजनेस नहीं छोड़ा और 2019 में उसे एक बार फिर से के साथ पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट में केस फाइल होने तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया था। और एफबीआई का मानना है कि यही वो समय था जब वो नेटवॉकर के कांटेक्ट में आया। अब भला भैया ये नेटवॉकर क्या है? तो रैनसमवेयर का बिजनेस आज के समय में इतना प्रॉफिटेबल हो चुका है कि अब सिर्फ इंडिविजुअल हैकर्स नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कंपनीज इस गेम में एंटर कर चुकी हैं। और इन्हीं में से एक कंपनी है नेटवॉकर। ये एक रशियन कंपनी है जिसके ज्यादातर हैकर्स रशियन ही थे और इन लोगों के साथ 100 से ज्यादा हैकर्स एसोसिएटेड थे, जिन्हें ये लोग हैकिंग टूल्स प्रोवाइड किया करते थे और बदले में उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा नेटवॉकर को देना होता था। ये काफी अच्छा खासा बिजनेस मॉडल था और सेबेस्टियन इनके कांटेक्ट में तब आया जब इन्होंने नई हायरिंग के लिए डार्क वेब पर एक ऐड दी थी। नेटवॉकर की शुरुआत भी 2019 में हुई थी, क्योंकि रशियन हैकर्स तेजी से दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। आज के टाइम में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर कोई रशियन हैकर रशिया के बाहर किसी देश को हर्ट करता है तो इसके खिलाफ पुतिन की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है और कई केसेस में तो उनकी मदद भी ली जाती है। लेकिन सेबेस्टियन के लिए नेटवॉकर के साथ आना बहुत अजीब था, क्योंकि वो कनाडा में था और वो जानता था कि पकड़े जाने पर उसे कोई फ्री पास नहीं मिलेगा। लेकिन शायद वो इतना कॉन्फिडेंट जरूर था कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब देखिए, सेबेस्टियन के ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे काफी बड़ी वजह भी थी। जिस वक्त सेबेस्टियन को अरेस्ट किया गया था तब नेटवॉकर का एनुअल रेवेन्यू $40 मिलियन का था, जिसमें से $21 मिलियन से ज्यादा तो अकेले सेबेस्टियन ने ही कमाकर उन्हें दिए थे, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि वो नेटवॉकर का एक स्टार हैकर था।
नेटवॉकर ने सेबेस्टियन से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उनके बाकी एसोसिएट्स के लिए एक लेक्चर सीरीज डेवलप करे, जिससे कि वो भी हैकिंग के टूल्स और मेथड्स सीख सकें। डार्क वेब पर होस्ट किए गए इन लेक्चर्स को सिर्फ हैकर्स ही नहीं बल्कि आईटी प्रोफेशनल्स भी अटेंड किया करते थे, जो जानना चाहते थे कि किस तरह वो अपनी कंपनीज को इस तरह के अटैक से बचा सकते हैं। अप्रैल 2020 में जब सेबेस्टियन ने नेटवॉकर के लिए काम करना शुरू किया था, तब वो दिन में अपनी नॉर्मल जॉब ही कर रहा था और रात में वो हैकर के तौर पर नेटवॉकर के लिए काम करता था। उसके टारगेट्स की बात करें तो उसमें कई सॉफ्टवेयर कंपनीज, लॉ फर्म्स, ट्रैवल इंश्योरर्स और यहाँ तक कि उसका अपना कॉलेज लॉ साइट भी शामिल था। इन सभी विक्टिम्स में सिर्फ एक बात जरूर कॉमन थी, वो थी कि सभी का एनुअल रेवेन्यू $30 मिलियन से ज्यादा का था, क्योंकि यही नेटवॉकर की कंडीशन भी थी। वो सिर्फ उन एंटिटीज को हैक करते थे जिनका रेवेन्यू $30 मिलियन से ज्यादा हो और वो कम से कम उसका 1% यानी $3 लाख फिरौती के रूप में डिमांड करते थे। अगर सेबेस्टियन को लोग पे कर देते थे तो फिर वो चीट नहीं करता था और उन्हें डिक्रिप्शन की दे देता था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी कंपनी ने उसे पे नहीं किया। इन सभी कंपनीज का डेटा वो डार्क वेब पर होस्टेड द नेटवॉकर ब्लॉग पर पोस्ट कर देता था, जो कि एक पनिशमेंट ब्लॉग जैसा है। अब अपने क्राइम्स के दौरान उसने करीब 2000 से ज्यादा बिटकॉइंस कलेक्ट किए और इसमें से $18 लाख को उसने कैश में एक्सचेंज भी करवाया, लेकिन कभी किसी महंगी परचेज पर खर्च नहीं किया। सेबेस्टियन के विक्टिम सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि 1 मई 2020 के दिन उसने फ्लोरिडा की एक कंपनी को भी हैक किया था, जिन्होंने $3 लाख पे करने से मना कर दिया और इससे उन्हें करीब $12 लाख का नुकसान हुआ था। लेकिन इससे हुआ यूं कि अब उसके पीछे FBI भी पड़ गई थी। FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और दूसरी तरफ नेटवॉकर द्वारा यूज किए जाने वाले एक सर्वर की कॉपी सीज कर दी। ये एक गोल्ड माइन डिस्कवर कर लेने जैसा था, क्योंकि ये पता करना लगभग नामुमकिन ही होता है कि डार्क वेब पर जो साइट्स और ब्लॉग्स नजर हैं वो कौन से सर्वर्स पर होस्टेड हैं। इन सर्वर पर उन्हें नेटवॉकर से जुड़ी कई एसोसिएट्स के बारे में जानकारी मिलती है और अगस्त 2020 में FBI ने कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी RCMP को इन्फॉर्म कर दिया और उनका एक सिटीजन नेटवॉकर के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा FBI ने यह भी बताया कि इस हैकर ने अभी तक $1.5 करोड़ फिरौती के तौर पर एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनके पास सेबेस्टियन का नाम भी था। RCMP की तरफ से क्रेग एलियट को यह केस असाइन किया गया, जो जल्द से जल्द इस केस में प्रोग्रेस चाहते थे। उन्हें पता था कि जनवरी 2021 तक US की तरफ से सेबेस्टियन के लिए एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आ जाएगी, यानी उन्हें उसे US को हैंडओवर करना पड़ेगा। ये पैंडेमिक का भी दौर था, इस वजह से सभी को इन्वेस्टिगेशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी। सेबेस्टियन के सोशल मीडिया से लेकर उसकी हर एक इंटरनेट एक्टिविटी पर अथॉरिटीज की अब कड़ी नजर थी। इस बीच उन्हें यह भी पता चल गया कि सेबेस्टियन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि सेबेस्टियन को ये शक हो कि अथॉरिटीज को उसका राज पता चल गया। इसलिए उन्होंने सेबेस्टियन के सीनियर्स को चुपके से अलर्ट कर दिया और सेबेस्टियन को एक ऐसे यूनिट में शिफ्ट करा दिया जहां पर ऐसा कोई सेंसिटिव डेटा था ही नहीं जिसे सेबेस्टियन एक्सप्लॉइट कर सके। दूसरी ओर अमेरिकन एजेंसीज ने भी नेटवॉकर के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए उन सर्वर्स की तलाश कर रहे थे जो नेटवॉकर द्वारा अटैक्स के लिए यूज किए जाते थे। इसमें कई सर्वर्स पर उन्हें सेबेस्टियन का डेटा भी मिला। शायद उसे लगा था कि कोई भी एजेंसीज कभी इन सर्वर्स तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन उसने ये डेटा छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। यहाँ पर उन्हें उसके विक्टिम से लेकर उन टूल्स की भी लिस्ट मिल गई जो वो हैकिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा नेटवॉकर ब्लॉग पर जिन अकाउंट्स ने पे ना करने पर कंपनीज का डेटा पोस्ट किया था, उन अकाउंट्स को भी आसानी से सेबेस्टियन से लिंक किया जा सकता था। वो उस पैसे को भी ट्रैक कर पा रहे थे जो उन्होंने फिरौती के तौर पर कंपनी से लिए थे। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये थी कि उन्हें सेबेस्टियन की यूजर आईडी यानी 128 इसका नाम का अकाउंट मिला, जिसे पोलैंड के एक सर्वर पर ट्रेस किया गया और यहाँ पर सेबेस्टियन ने अपना IP एड्रेस हाइड नहीं किया हुआ था, जो कि उसकी इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट एविडेंस था। इसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आती है कि नेटवॉकर के 40 मिलियन के रेवेन्यू में से 21.5 मिलियन तो अकेले सेबेस्टियन ने ही उन्हें जनरेट करके दिए थे। जनवरी 2021 में RCMP ने सेबेस्टियन के खिलाफ एक सर्च वारंट इशू कर दिया और साथ ही उसके बैंक अकाउंट्स और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस का भी एक्सेस ले लिया।
जब पुलिस ने उसके घर को रेड किया तो उन्हें घर में 20 टेराबाइट डेटा और 20, 50 और $100 के नोटों की भारी गड्डियां मिली, जिसमें करीब $6.4 लाख कैश था। इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट में $4.2 लाख भी थे, लेकिन इसकी ज्यादातर वेल्थ अभी भी उसने बिटकॉइन में ही रखी हुई थी। इसके बिटकॉइन वॉलेट में करीब 719 बिटकॉइंस पाए गए, जिनकी कीमत उस समय $2.8 करोड़ थी। इसके साथ साथ अथॉरिटीज के आने से सिर्फ कुछ ही देर पहले उसने 224 बिटकॉइंस नेटवॉकर को भी ट्रांसफर किए थे, जिनकी आज के समय में कीमत $96 लाख है। अरेस्ट होने के बाद सेबेस्टियन ने कोई भी ड्रामा नहीं किया और शुरुआत से ही वो अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए राजी था। सेबेस्टियन को सबसे पहले कैनेडियंस के अगेंस्ट कमिट किए गए क्राइम्स के लिए कोर्ट में ट्राई किया गया। जनवरी 2022 में सबसे पहले तो उसके ट्रैफिकिंग केस में उसने अपने जुर्म कबूल लिए और उसके बाद कंप्यूटर डेटा चुराने और फिरौती मांगने के केस में भी उसने अपना जुर्म कबूल लिया। एक वर्चुअल हियरिंग के दौरान उसने अपने जुर्म कबूले थे। उसकी जजमेंट में कहा गया कि उसने करीब 17 कैनेडियन विक्टिम से $30 लाख के करीब लूटे थे। साथ ही जज ने यह भी कहा कि भैया सेबेस्टियन को एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेटेड टेररिस्ट है जिसने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करने वाली की ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया है। कनाडा में उसे 7 साल की सजा दी गई और साथ ही उस पर $30 लाख का फाइन भी लगाया गया। इसके बाद मार्च 2022 में यूएस अथॉरिटीज के हवाले उसे कर दिया गया, जहां पर फ्लोरिडा की एक कोर्ट में भी उसने अपना जुर्म कबूला। इन क्राइम्स में से एक क्राइम किसी क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा होना भी था, जो कि वो नेटवर्कर के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से था, लेकिन किसी दूसरे कॉन्स्पिरेटर का नाम चार्ज शीट में नहीं डाला गया। उसकी कैनेडियन पनिशमेंट के हिसाब से यूएस में उसे ज्यादा कड़ी सजा दी गई। सबसे पहले तो उसे 20 साल की प्रिजन सेंटेंस अवार्ड की गई, जबकि इस तरह के केसेस में स्टैंडर्ड सजा 12 से 15 साल है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसे वो $21.5 मिलियन पे लौटाने के लिए बोला गया, जो उसने अलग अलग सोर्सेज से चुराए थे। नेटवॉकर के एक बल्गेरियन सर्वर को भी एफबीआई ने ढूंढ निकाला और अब पूरी तरह से नेटवॉकर से जुड़ी सभी साइट्स को बंद कर दिया गया है, या कम से कम उन्हें तो कर ही दिया गया है जिनके बारे में अथॉरिटीज को पता है। लेकिन ये सिर्फ एक केस की बात है जहां पर क्रिमिनल कनाडा में था, इसलिए वो पकड़ा जा सका। वरना अगर हम रैनसमवेयर की बात करें तो हमें 2021 के आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया में जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनमें से 20% रैनसमवेयर अटैक्स ही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं। हर साल करीब 33 लाख रैनसमवेयर अटैक्स पूरी दुनिया में होते हैं और क्रिप्टो करेंसीज के आने के कारण ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। क्रिप्टो करेंसीज इसका इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी हैं क्योंकि बिटकॉइन से पहले अगर कोई रैनसमवेयर अटैक करता भी था तो पैसे लेने के लिए या तो फिजिकल मोड का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि कंप्यूटर पर बैठे हैकर्स के लिए मुश्किल है, या फिर एक लंबे बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू अलग अलग अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर करके रशिया या चाइना जैसी हैकर फ्रेंडली कंट्री में इस पैसे को भेजना पड़ता था, जिससे सभी हैकर्स के लिए ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तो नहीं था। लेकिन क्रिप्टो ने ये काम काफी आसानी से कर दिया, क्योंकि अब भारत में बैठा कोई भी हैकर आसानी से क्रिप्टो में ये पेमेंट ले सकता है, जिससे ट्रेस नहीं किया जा सकता। अगर अथॉरिटीज के पास सबूत ना हो कि जिस बिटकॉइन वॉलेट में ये पैसा गया है वो उस हैकर का ही है और वो ये कोर्ट में प्रूव ना कर पाए, तो किसी भी दूसरे मेथड से इस पैसे को उस हैकर के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता और इसी वजह से पकड़े जाने के बावजूद भी वो कोर्ट से बरी कर दिया जाएगा, जिस वजह से हैकर्स के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। रैनसमवेयर अटैक्स की वजह से कंपनीज भी एक मोरल प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि फिरौती देना गलत है, लेकिन उनका सालों से इकट्ठा किया हुआ डेटा भी बहुत जरूरी है। अगर वो रैनसम नहीं देते हैं तो उन्हें यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बिल्ड करने में महीनों का वक्त लग सकता है, जो एक्सपेंसिव भी होगा और इस बीच में वो नया रेवेन्यू भी कमा पाएंगे। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भैया उन्हें परेशान करने के लिए हैकर्स एक बार फिर उन्हें अटैक नहीं करेंगे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी रैनसमवेयर एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके ज्यादातर विक्टिम्स पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहते और ना ही पब्लिकली इस बात को बाहर आना देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर रहता है कि इस तरह की न्यूज से उनके कस्टमर्स का ट्रस्ट अफेक्ट हो सकता है और उनका रेवेन्यू तेजी से गिर सकता है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अब इंडिविजुअल हैकर्स बल्कि नेटवॉकर्स जैसी हैकिंग कंपनीज अब इस बिजनेस में एंटर कर रही हैं,
जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करती हैं और वो सारे हैकिंग टूल्स पे प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि उनका काम काफी आसान हो पाए। वैसे आपको इस प्रॉब्लम के बारे में क्या लगता है, और क्या आप सोचते हैं कि जो साइबर अटैकर्स हॉस्पिटल जैसी क्रिटिकल फैसिलिटीज को अटैक करते हैं, उनके ऊपर सिर्फ हैकिंग का ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के मर्डर्स का भी इल्जाम लगना चाहिए जो हॉस्पिटल के काम ना कर पाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।